मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। मित्रों, कई बार हम ऐसी समस्या से जूझ रहे होते हैं जिसके विषय में हमें क्या करना है, क्या लीगल एक्शन लेना है, उसकी जानकारी नहीं होती है। और वो समस्या हमारी होती है जब कोई अनजान व्यक्ति हमें कॉल करता है और कॉल पर हमें धमकी देता है, मैसेज करके हमें धमकी दे रहा हो। तो उस कंडीशन में हम उसको कैसे पनिशमेंट दिलाएं, क्योंकि हम उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं कि कौन है। एक अनजान व्यक्ति है जो हमें परेशान कर रहा है, हमको धमकियाँ दे रहा है या हमें संदेश भेज रहा है। संदेश भेजने का तरीका जो है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कोई बुके के अंदर, गुलाब के एक गुलदस्ते के अंदर आपको एक लिफाफा में धमकी भरा लिफाफा रखकर आपके पास भेज रहा है, इस माध्यम से आपको संदेश भेज रहा है। या आपके घर के बाहर वो लिफाफा रख के चले गया हो, या एक अनजान व्यक्ति आपको पोस्ट के माध्यम से, कोरियर के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपको संदेश भेज रहा है और आपको धमका रहा है किसी भी इनलीगल कार्य को करने के लिए। अगर आप उस कार्य को नहीं करेंगे तो वो आपको जान से मार देगा या आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? क्या वो अनजान व्यक्ति है, इसकी वजह से आप उस के जो मैसेज है, धमकियां हैं, उसको सहते रहेंगे या थाने में जाकर उसकी एफआईआर दर्ज कराएंगे? मान लीजिए थाने गए और वहाँ एफआईआर दर्ज नहीं करी कि वो तो अनजान व्यक्ति है, आप उसकी पहचान निकाल कर लाएं, उसके बाद ही हम एफआईआर दर्ज करेंगे। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? वही सब जानेंगे हम आज के अपने इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। चलिए हम बात करते हैं आज के हमारे विषय की। कभी कभी कुछ लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कि कोई अनजान व्यक्ति संदेश भेजकर, कॉल करके, मैसेज करके धमकी देता है अथवा कॉल करता है कि अगर उसके बताए गए अवैध कार्य को नहीं किया तो वह गंभीर चोट पहुंचाएगा या फिर उस व्यक्ति की हत्या कारित कर देगा। ऐसे मामले में आरोपी का नाम एवं पहचान पता नहीं होने के कारण कभी कभी पुलिस ऐसे मामलों की एफआईआर दर्ज नहीं करती है। फरियादी अपने स्तर पर मामले की जांच करके आरोपी का नाम और उसकी पहचान पता करे। इसलिए फरियादी से ये कह दिया जाता है कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा दी गई धमकी की एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। कई बार ऐसा होता है कि अनजान व्यक्ति या अनजान नंबर से आपको धमकी भरे कोई मैसेज आते हैं, कोई कॉल आते हैं और अब थाने पे उसकी एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो थाने वालों के पास ऑलरेडी इतना पुलिस के पास कार्य होता है कि कई बार वो आपको टाल देते हैं। कहते हैं कि भाई आप अपने स्तर पर पता करिए पहले कि ये कोई आपकी जान पहचान वाला व्यक्ति तो नहीं है, मजाक तो नहीं कर रहा है, या फिर हम अनजान व्यक्ति के खिलाफ कैसे कार्रवाई कर पाएंगे। तो कई तरह की वो अपनी समस्याएं बताकर रिटर्न कर देते हैं, वापस कर देते हैं और ये कहते हैं कि आप अपने स्तर पर पहले पता लगाएं कि ये मैसेज भेजने वाला व्यक्ति कौन है और उसके बाद आप आएँ तो हम आपकी एफआईआर दर्ज कर लेंगे। और ये सब कह के वो उसकी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसी स्थिति बनती है कि वो अनजान व्यक्ति के संदेश से, कॉल से, मैसेज से, धमकियों से परेशान है और वो थाने में एफआईआर करवाने गया है और एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है, तो ऐसा पीड़ित व्यक्ति अपने आवेदन में स्पष्ट रूप से यह लिखे कि वह भारतीय दंड संहिता की धारा 507 के अंतर्गत कायमी करवाना चाहता है। और ऐसी धमकी के लिए पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज कर सकती है धारा 507 के अंतर्गत। क्या है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 507 की डेफिनेशन? हम इसकी डेफिनेशन पे चर्चा करते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860
की धारा 507 अनाम ससूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास। जो भी कोई अनाम ससूचना द्वारा, ऐसा व्यक्ति जो अनजान व्यक्ति है, मतलब जिसको जानते पहचानते नहीं, अनजान व्यक्ति है, उसके द्वारा अगर किसी व्यक्ति को, है ना, तो जो भी कोई अनाम ससूचना द्वारा या उस व्यक्ति का जिसने धमकी दी हो नाम या निवास स्थान छिपाने का पूर्वोपाय करके आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने नाम को छुपाएगा, अपने निवास स्थान को छुपाएगा और ये सारे पहले उपाय कर लेगा कि मुझे इन सब चीज़ों को छुपाना है, और इन सब को छुपाने के पश्चात वो किसी व्यक्ति को धमकी देता है, तो उस अपराध के लिए पूर्ववर्ती धारा 506 में उपबंधित दंड के अतिरिक्त किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडित किया जाएगा। अगर व्यक्ति इस तरह का कोई अपराध कारित करता है तो उसे कौन सी सज़ा, जो धारा 506 में दी गई है, 506 में कौन सी सज़ा दी गई है? 2 वर्ष तक की सज़ा और अधिकतम 7 वर्ष की सज़ा। तो या तो 2 वर्ष की पनिशमेंट यहाँ मिल जाएगी जो धारा 506 में दी गई है, या उसमें जो सज़ा दी गई है उपबंधित दंड है, उस दंड की जो अवधि है उसके अंदर ये 2 वर्षों को और जोड़ दिया जाएगा, तो 9 वर्ष तक की सज़ा इसमें हो सकती है, से दंडित किया जाएगा। अगर हम इसको बहुत ही आसान शब्दों में समझें तो किसी व्यक्ति को अनजान व्यक्ति द्वारा कोई धमकी भरा संदेश, तो संदेश, सूचना, लिफाफा, गुलदस्ते में पर्ची रखना अगर ऐसे प्राप्त होता है, मतलब संदेश में कैसे दे सकता है, लिफाफा भी पहुंचा सकता है, गुलदस्ते में पर्ची रखकर भी संदेश भेज सकता है, तब ऐसे अनजान व्यक्ति पर धारा 507 के अंतर्गत मामला दर्ज होगा। और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 507 के अंतर्गत दंड के प्रावधान की बात करें या लागू अपराध की चर्चा करें, सजा धारा 506 में उपबंधित दंड के अतिरिक्त 2 वर्ष कारावास की ओर हो जाएगी। जो 506 में सजा दी गई है उसमें 2 वर्ष का कारावास और ऐड हो जाएगा। ये एक जमानती अपराध है, गैर संज्ञेय अपराध है, और कौन इसके अपराध की जो विचारण कौन कर सकता है? प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट। ये समझौता करने योग्य नहीं होता है, इसमें समझौता नहीं होगा। अगर हम सज़ा की बात करें, दोबारा से थोड़ा सा सज़ा को मैं आपको अच्छे से समझा दूं, तो इस अपराध में 2 प्रकार की सज़ा होती है। पहली सज़ा कौन सी होती है? 2 वर्ष का कारावास, जो स्पष्ट रूप से वहाँ लिखा है। और उसके बाद फिर सज़ा क्या होती है? 2 वर्ष की इस सज़ा के अतिरिक्त धारा 506 में मिलने वाली 7 वर्ष की सज़ा भी, यानी कुल मिलाकर उसको 9 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है। धारा 506 में कितनी पनिशमेंट है? तो 2 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष। धारा 507 में कितनी सज़ा है? 2 वर्ष का कारावास। 2 वर्ष के कारावास के साथ जो धारा 506 में 7 वर्ष की सज़ा है, अगर उसको भी इसमें ऐड कर दिया जाए तो कुल मिलाकर 9 वर्ष की सज़ा का प्रावधान इस धारा में किया गया है। इसीलिए धारा की डेफिनेशन में ये कहा गया है कि पूर्ववर्ती धारा 506 में उपबंधित दंड के अतिरिक्त किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडित किया जाएगा। यानी इस डेफिनेशन में ही ये स्पष्ट कह दिया गया है कि 2 वर्ष की कारावास तो निश्चित है, लेकिन जो धारा 506 में पनिशमेंट दिया गया है उसको भी इसके अंदर जोड़ दिया जाएगा, तो कुल मिला के 9 वर्ष की सज़ा का प्रावधान इसमें हो जाएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो राज्य संशोधन अधिनियम 12/3/1976 के अंतर्गत हुआ है, उसमें इस अपराध को जो है संज्ञेय अपराध माना है। कहाँ पर? कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में। तो मित्रों, आज का हमारा जो विषय है वो आपको पसंद आया होगा, ऐसी मुझे आशा है। ये विषय जो है
ADPO की एग्ज़ाम वालों के लिए भी है और MPPSC वालों के लिए, सिविल जज वालों के लिए इसका एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।